जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट के वीमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में महिलाओं की सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में स्थिति को लेकर 177 देशों की रैंकिंग जारी की गई। इस इंडेक्स के मुताबिक कहीं भी महिलाओं की स्थिति को बेहतरीन नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ क्षेत्रों में स्थिति बाकी दुनिया के मुकाबले कहीं ज्यादा खराब है। इस इंडेक्स में जिन देशों को सबसे अच्छी रैंकिंग मिली उनमें डेनमार्क सबसे ऊपर था। पहले 10 देशों में 9 यूरोप के देश हैं। ये देश हैं डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, आइसलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड। 10वें नंबर पर न्यूजीलैंड है। आप ये देख सकते हैं, ये ग्राफिक्स और इनका स्कोर भी ये बता रहा है कि कोई भी देश पॉइंट से पहले नहीं है, यानी कि 0.924, 0.928 ये इस तरह से है। डेनमार्क का जो पहले स्थान पर है उसका भी जो स्कोर है वो 9.32% है। आप देख सकते हैं ये प्रतिशत, और उसी के आधार पर ये रैंकिंग इनकी। डेनमार्क नंबर 1 पर, स्विट्जरलैंड 2 पर, स्वीडन 3 पर, फिनलैंड 4 पर, लग्जमबर्ग 5 पर। और इसी तरह से अगर अगली ग्राफिक्स अगर जो दिखाएंगे बी, तो इसमें डेनमार्क के बाद आइसलैंड 6वें स्थान पर, नॉर्वे 7वें स्थान पर, ऑस्ट्रिया 8वें स्थान पर, नीदरलैंड जो है 9वें स्थान पर, न्यूजीलैंड 10वें स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर 11वें स्थान पर। मैं आपको बता दूं कि ये देशों की स्थिति हमने आपको बताई। अब इसमें भारत नहीं है, इसमें भारत कहीं भी नहीं है। अगर जो भारत की बात करें तो वह 128वें स्थान पर है। महिला सुरक्षा के मामले में भारत का पड़ोसी पाकिस्तान 158वें नंबर पर, यानी कि भारत से काफी नीचे है। जबकि चीन 82वें नंबर पर है, श्रीलंका की रैंकिंग 60वीं है, जबकि नेपाल 112वें नंबर पर है, बांग्लादेश 131वें और म्यांमार 165 जो भारत के नीचे है। आप ये देख सकते हैं, ये इंडेक्स आपको हम दिखा रहे हैं। अगर जो फुल स्क्रीन दिखाएं तो भारत और पड़ोसी राज्य जो हैं, जो देश हैं, अगर इनकी अगर जो बात करें तो भारत की क्या स्थिति है, और ये आप देख सकते हैं रैंकिंग। भारत 128, श्रीलंका 60वें स्थान पर, नेपाल 112वें स्थान पर, चीन जो है 82वें स्थान पर, और म्यांमार 131वें, और बांग्लादेश। ये स्थिति है, आपने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो श्रीलंका और चीन की जो स्थिति है वो भारत से यहां पर बेहतर दर्शाई गई है। अब आते हैं इंडेक्स में कि किनकी स्थिति जो है वो सबसे खराब है। इंडेक्स में सबसे खराब रैंकिंग वाले जो देश हैं, अफगानिस्तान है, आप देख सकते हैं, यमन है, इसकी रैंकिंग 176, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, उसके बाद इसका स्कोर 3.78 है। ये आप देख सकते हैं, कांगो, DR कांगो, इसको भी आप देख सकते हैं कि 174वें स्थान पर है। साउथ सुडान, इसके बाद बुरुंडी, इसके बाद सीरिया और इस्टाविनी, सोमालिया और इराक। तो यानी कि अफगानिस्तान जो है इसमें जो है नंबर 177 देश में ये रैंकिंग निकाली गई, और 177वें नंबर पर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान जो अपना पड़ोसी है, ये भी स्थिति आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट के विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में तैयार करने के लिए हर देश में महिलाओं की स्थिति को समावेश, न्याय और सुरक्षा के अंतर्गत 13 पैमानों पर परखा गया है। समावेश के अंतर्गत जो बिंदु हैं उनको हमने यहां पर रेखांकित किया है। शिक्षा, रोजगार, वित्तीय समावेशन, सेल फोन का उपयोग और संसदीय प्रतिनिधित्व। न्याय की जहां तक बात है, आप देख सकते हैं कि कानून, भेदभाव का अभाव, न्याय तक इनकी पहुंच कितनी है, मातृ दर, बेटा पूर्वाग्रह, यह भी एक न्याय के अंतर्गत इंडेक्स में आता है। सुरक्षा यानी कि साथी की हिंसा की सूचना, यह महत्वपूर्ण है।
और सामुदायिक सुरक्षा की जो धारणा है वो कितनी है, महिलाएं और राजनीतिक हिंसा, संघर्ष की निकटता, ये 13 जो पॉइंट हैं इन इंडेक्स में बताए गए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और चूंकि बेहतरीन देश है भारत, माफ कीजिएगा डेनमार्क महिलाओं के लिए, और भारत की उसकी तुलना करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। बात समावेश की करें तो महिला शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। अगर डेनमार्क महिलाओं के लिए बेहतर देश है और भारत का स्थान 128वें नंबर पर है, तो आइए इन दोनों देशों की तुलना करेंगे ग्राफिक्स के माध्यम से। ग्राफिक्स 5 के माध्यम से हम दोनों देशों की तुलना कर रहे हैं। डेनमार्क और भारत की देख लीजिए साक्षरता दर क्या है। कुल साक्षरता 99%, पुरुष की 99% और महिलाओं की 99%। डेनमार्क की यह स्थिति है। भारत की देख लीजिए, कुल साक्षरता 74.4% और पुरुष की जो साक्षरता है 42.14% है और महिलाओं की जो साक्षरता है 65.46% है। बड़ी होगी भारत की, क्योंकि ये 91 के जनगणना के अनुसार और अन्य तथ्यों के आधार पर है। तो ये स्थिति है। इससे पहले अगर जो डेनमार्क की बात करें तो यहां पर 100% साक्षरता थी, यह कहा जा सकता है। अब बात रोजगार की करें, रोजगार, तो रोजगार की अगर जो बात करते हैं तो अब इसमें डेनमार्क में और भारत में क्या अंतर है, हम अगले ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाएंगे आपको। अब इसमें महिलाओं की जो श्रम बल भागीदारी है 59.5% है डेनमार्क की, और वहीं भारत की जो श्रम बल भागीदारी है 37% है। आप अंतर देख सकते हैं कि वहां पर स्थितियां क्या हैं, इंडेक्स क्या कहता है। अब हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे और आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर जो इंडेक्स है और इसमें जो डेनमार्क की स्थिति है उसकी भारत की जो तुलना कर रहे हैं हम, वो तुलना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यह इंडेक्स डेनमार्क को महिलाओं के लिए सबसे बेहतर देश, यानी कि बेहतर तो कोई नहीं है विश्व में महिलाओं के लिए, ऐसा इंडेक्स बताता है, लेकिन जो देश हैं उनमें सबसे बेहतरीन स्थिति महिलाओं के लिए उत्पन्न करता है, दशाएं देता है, दिशाएं देता है महिलाओं के लिए डेनमार्क। और भारत क्यों 28वें नंबर पर है, इसकी तुलना कर रहे हैं, और क्यों हम आगे इसमें नहीं बढ़ सकते, इस पर भी चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, दिनेश सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक, मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चूंकि बड़ी लंबी ये चीजें हैं कि 13 जो पॉइंट हैं इंडेक्स के, और डेनमार्क उसमें ये हम देखेंगे, जांचेंगे। आज तो हम 2 ही रोजगार और शिक्षा पर ही अपनी चर्चाएं करेंगे और देखेंगे कि जैसे कि हमने ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताया कि कितना अंतर है। तो सबसे पहले जो चर्चा की हम शुरुआत करें, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी आपसे। रमेश शर्मा जी, सवाल यह है कि डेनमार्क में अगर जो साक्षरता की स्थिति अगर जो देखी जाए तो 99% पुरुषों की, महिलाओं की, सबकी साक्षरता ये है। भारत में स्थिति इससे विपरीत है। महिलाओं की जो साक्षरता हमने दिखाई है इंडेक्स में, वो पुरुषों से कम है। कम तो है ही, पुरुषों के भी कम है, महिलाओं के भी कम है, लेकिन पुरुषों से कम है, जबकि डेनमार्क में बराबर है। अगर बराबर की स्थिति आ जाए तो हमको लग रहा है कि स्थितियां और सुधर सकती हैं, और इसके लिए हमें और क्या करना चाहिए, क्योंकि ये योजनाएं पर्याप्त नहीं है सरकार की, और जो भी सामाजिक संगठन इसके लिए काम कर रहे हैं वो भी पर्याप्त नहीं है, तभी हम इस स्थिति में हैं। डेनमार्क में ऐसा क्या है कि वहां पर 99% जनसंख्या जो है वो साक्षर है? जी देखिए, मेरी दृष्टि में देवेंद्र, ये जो यूरोपीय या विदेशी जितने भी सर्वे आते हैं वो बिल्कुल विश्वसनीय नहीं होते। वो मेरी दृष्टि में वो कूड़े के कचरे में डालने के लायक होते। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस भी संस्था ने ये सर्वे किया है, कितनी बड़ी संस्था है, कितना स्टाफ, और भारत में अगर उसने भेजे तो कितना स्टाफ भेजा,
सर्वे इस प्रकार किया, तो ये कुछ होता नहीं। बैठ करके कुछ भी बनाते हैं। और हमको तो अब 24 वर्ष हमको स्वतंत्रता के हो गए, तो पश्चिमी भारत, पश्चिमी दुनिया से जो कुछ आ जाए और उसको आंख बंद करके वेद ऋचा की तरीके से हम पर यकीन कर लें, तो मैं समझता हूं ये बात अब ठीक नहीं। हमको अपने सर्वे के आधार पर देखना चाहिए। मेरी दृष्टि में महिला स्थिति भारत में दुनिया से सबसे अच्छी है। ये ठीक है कि सल्तनत में थोड़ा सा अंधेरा आया, महिलाओं की गिरावट आई है, तो वो समय के साथ सीधे सुधर रही है। साक्षरता की जहां तक बात है, वह केवल वो जो स्कूल में लड़कियां पढ़ने जाती हैं वही साक्षर नहीं होती। में जो थी उनको पूरी रामायण कंठस्थ थी, तो क्या अपन उनको बिना पढ़े लिखे काम देंगे? कितनी कथाएं उनको कंठस्थ थी, सारी कथाएं जो पूजन हुई थी, चाहे वो शिवरात्रि की पूजन हो, सारी कथाएं वो अपना सुनाया करती थी सबको। तो कुल मिला करके ये जो कहीं ना कहीं है, हमको समझना होगा। एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं, पिछले दिनों आकई चैनल पर चर्चा हुई, 3-4 में बैठा, अल्पसंख्यकों की स्थिति पर, जिसमें भारत पर बहुत प्रश्न उठाए गए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है, अफगानिस्तान में क्या है, उनसे भी भारत की स्थिति खराब थी। तो ये जो इस तरह के सर्वे होते हैं, ये बहुत विश्वसनीय नहीं होते। कुल मिलाकर के हमको शिक्षा पर, जैसे श्रम शक्ति, मेरी दृष्टि में भारत की महिलाएं पुरुषों से ज्यादा श्रम करती हैं। आप गांव में जाकर के देखिए, खेती में उनकी कितनी भागीदारी होती है, घर में कितने काम करती हैं। उन घरों में पशु है, उन घरों में पशुओं की देखभाल करके दूध निकालना और दूध बेचना वो सब करते हैं। पुरुष खेती का काम बाहर का करते हैं। भागीदारी महिलाओं की श्रम की है। हम अपने घरों में देखें महिला कितना काम करती है, सड़क पर निकलते में देखें, झाड़ू पोंछे बर्तन से लेकर के सड़क की सफाई अभियान तक में, बागवानी तक में, हर महिलाओं की स्थिति, वो ज्यादा श्रम कर रही हैं महिलाएं अपेक्षाकृत। तो मेरी दृष्टि में तो ये इस तरह की रिपोर्ट को कूड़े डाल में डालने लायक है ये। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। हम इसकी विश्वसनीयता पर, ये जो इसकी विश्वसनीयता है उसे हमें भी ग्राह्य नहीं है। इसीलिए हमने ये देखा है कि ये जो रोजगार की स्थिति और जो महिलाओं के लिए साक्षरता की जो स्थिति है, हमने अलग अलग निकाले हैं। ये जो सर्वे एजेंसी है, ये इसके नहीं है। जो हमने अंतिम में दिखाए हैं ग्राफिक्स 5 और 6, ये उसके नहीं है। ये भारत सरकार और डेनमार्क सरकार के अलग अलग सर्वे हैं, जिसको मैंने पैरेलल दिखाया है, और उसमें ये स्थितियां पाई गई हैं कि वास्तव में हम डेनमार्क से साक्षरता में और श्रम बल में पीछे हैं। लेकिन सवाल यहां पर आपने बहुत अच्छी बात कही कि ग्रामीण इलाकों में महिलाएं बहुत श्रम करती हैं, लेकिन काउंटिंग नहीं होती उसकी। यह सबसे बड़ी दिक्कत है। तो हम आना चाहेंगे दिनेश सिंह जी के पास। बहुत अच्छी बात, एक चीज रमेश शर्मा जी ने कही है कि महिलाएं वास्तव में, अगर जो गांव में देखा जाए तो बहुत ज्यादा श्रम करती हैं, और हमारे जो आंकड़े भारत सरकार के आते हैं तो शहरी रोजगार ज्यादा दिखाते हैं, और जो यहां पर अगर जो देखा जाए ग्रामीण रोजगार, उसमें कमी दिखाते हैं। कहीं भी देख लीजिए आप आंकड़े, ये भारत सरकार के सर्वे के अनुसार। ये ऐसा क्यों होता है सर? आखिर उनके जो श्रम शक्ति को क्यों नहीं जोड़ा जाता? पशुओं में, खेतों में, घर में अगर जो खाना बनाती हैं वो में वहां भी श्रम करती हैं, पशुओं के लिए चारा डालती हैं, काटती हैं, वहां भी श्रम करती हैं, खेतों में जाकर के भी काम करती हैं, लेकिन ये चीज जोड़ी नहीं जाती शायद। जी आप सभी को प्रणाम। कुछ जी प्रणाम। रमेश जी ने बेहतरीन बात की और मैं पूरे तरीके से उनके साथ में इत्तेफाक रखता हूँ जी, और पूरी तरीके से सहमत हूँ। विदेशी देखिए जो देश है उनमें एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हॉलीवुड की बहुत सारी पिक्चरें, मूवीज बनती हैं, और हम जो बैठे हैं हमने सब सब लोग जो हैं उससे मतलब कि वाकिफ भी हैं, और हमने बहुत सारी मतलब जो मूवीज हैं हॉलीवुड के देखी भी होंगी बॉलीवुड के साथ साथ में। लेकिन मतलब कि जैसे जो बोले तो उसमें देखिए एक शर्त रखते हैं, जैसे कि मतलब पेंटागन जो है वहाँ का एक तरह से डिफेंस का एक बहुत बड़ा मतलब संस्थान है। और जैसे जब हॉलीवुड की जैसे मूवीज बनती है तो उसमें टैंक हो गए और एयरक्राफ्ट हो गए और इस तरह की चीज जो है वो किराए पे या उस तरह दिखाने के लिए मूवीज में जो डायरेक्टर्स हैं वो लेते हैं। तो उसके साथ में एक शर्त लिखी होती है कि किसी भी तरीके से हमारे देश को नीचे नहीं दिखाया जाएगा, किसी भी तरीके से हमारी जो सेना है उसको नीचे नहीं दिखाया, किसी तरीके से हमारे जो सैन्य कर्मी है उनको हमेशा वर्ल्ड में नंबर 1, जैसे इसलिए जैसे कि आपने
पुरानी फिल्म जैसे रैम्बो वगैरह देंगे, रैम्बो वगैरह मतलब उसको अगर देखते हैं तो है तो इंसानी वो भी वैसे है, लेकिन उसको दिखाया जाता है कि अफगानिस्तान सारा उसके पीछे पड़ा हुआ है, रशिया उसके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन वो सबको मतलब पूरे नेस्तनाबूद कर देता है और वापस अमेरिका अपने पैदल चलते हुए वापस निकल जाता है। तो मैं पूरी तरीके से रमेशी की बात के साथ सहमत हूँ। और पूरी तरीके देखिए कि प्राचीन काल से लेकर के आज की अगर स्थिति भी अगर करें तो अगले भाई होलकर की बात करें, जैसे रानी झांसी बोले या अन्य जैसे बोले, और अभी जैसे कि नवरात्र गए, नवरात्र के टाइम पे 9 कन्या की पूजा होगी, 9 देवियां होगी, तो 9 मतलब कि पूर्णांक हो गया। तो उस तरीके से मूल चीजें, और उससे पहले भी जैसे मान के चले कि हम लोग देवी की उपासना करते हैं, देवी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, और मातृत्व जैसे उसमें अगर उसकी बात करें तो हमें मतलब उस तरह सौभाग्य प्राप्त नहीं है। तो एक तरह से, और दूसरा देखिए कि जैसे गृहिणी होती है तो उनको एक तरह से होम मेकर कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है। वो एक तरह से मतलब घरेलू या कामकाज या कुछ करने में तो हम लोग मतलब नहीं करते उतना काम, और उसके साथ साथ वो घर के साथ साथ बाहर का काम भी संभालते हैं। दूसरा पहाड़ी क्षेत्र जो है उनमें अगर देखें कुछ बातें, तो उसमें तो देखिए ऐसे है कि महिलाएं जो है वो अग्रणी है, नंबर 1 पे वही है। वो घर का कामकाज भी करती हैं, कोई दुकान वगैरह जैसे कि ज्यादातर आपको नजर आएगी चाय की दुकानें हो गई या छोटे मोटे जो मतलब होटल वगैरह हो गए, तो चलाने काम में है कि वो बेचारी घर का काम भी करती हैं और साथ साथ में जैसे कि इस तरह की जो पहले की जैसे जो मतलब जो आर्थिक जो है उस तरह की चीजें भी करते हैं। लेकिन उनको उस तरीके से जैसे हम लोग मतलब जैसे कि मान के चलें कि उस तरीके से उचित जो है वो स्थान नहीं दे पाए, या कहीं ना कहीं उस तरीके से चीजों को जैसे उस तरीके से लेके ऊपर लेके नहीं आ पाए। तो मैं पूरी तरीके आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि भाई ऐसे कि महिलाओं को सर्वोच्च स्थान है और वो देवी स्वरूप है, और अपने तरीके से उन्होंने जो कार्य किया तो वो अपने हम लोग उसकी बराबरी भी नहीं करते ऐसे। और दूसरा देखिए जैसे कि अगर अभी वर्तमान की अगर बातचीत करें तो बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको देख करके, और जैसे कि अपना मतलब हम लोग बता सकते हैं कि ठीक है आगे बढ़ने का काम है, क्योंकि जैसे कि जब तक नारी सशक्त नहीं होगी, जैसे नारी वंदन अधिनियम भी 2023 जो आया था, तो उसमें एक तरह से नारी को सम्मान देने के लिए कार्य था, और उसमें देखिए केंद्र शासित प्रदेश और दोनों जो हाउस हैं उनमें 33% का रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया गया। तो बताया गया कि जैसे जितने जो अपर हाउस लोअर हाउस दोनों जगह पे, और 33% जो है उनको प्रतिनिधित्व जो है वो दिया जाएगा, तो उससे अपने आप में स्वावलंबी होंगे। और दूसरा देखिए जैसे इसके अलावा ये चीज होगी, ठीक है रिजर्वेशन मिला तो ठीक है, उनको एक तरह से भाई सरकार ने एक तरह से हक दे दिया कि ठीक है कहीं भी मतलब जैसे कोई महिला है तो महिला ही पूरी करेगी। लेकिन अपने दमखम पे मान के चलेंगे, जैसे कि आप इंदिरा गांधी है, तो इंदिरा गांधी मान के चलेंगे जैसे मतलब सारा विश्व उसका लोहा मानता है, और अपने तरीके से उन जैसी प्रधानमंत्री और शायद ही कोई उस तरीके से होगी जो विश्व पटल मतलब महिला जो थी वो पूरी तरीके अपना नाम करके आई, और पूरा उसने मान के चले कितना आगे जो है भारत आगे गया, सब कुछ गया। उसके बाद जैसे कि और अभी की जैसे अगर वर्तमान में अगर बातचीत करें तो बहुत सारी जैसे कंपनीज है, कॉर्पोरेट कंपनीज, इवन अमेरिका की अगर बातचीत करें और वेस्टर्न या डेनमार्क में बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी है जिसका संचालन एक तरह से जो है मतलब मेरे ख्याल में महिला है वही करती है। उस तरीके जैसे एक कंपनी का नाम बताता हूँ बायोटेक, तो बायोटेक जो है वो मतलब एक तरह से मान के बहुत बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी है, उसका काम भी जो है वो करने का काम किसने किया, मतलब किसने उसको बढ़ाया, क्या कुछ किया। नारायण मूर्ति जो है वो उनके पत्नी जो होगी सुधा मूर्ति जो होगी, इन्फोसिस जो है उसकी स्थापना करने का हो गया। तो इसलिए एग्जाम्पल जो है अनगिनत है। तो एक तरह से मैं मतलब कि कोरी जैसे कल्पना मात्र मानता हूँ विदेशी जो देश है उनकी, और अपने तरीके से उन्होंने सर क्या है कि आंकड़े सिर्फ अपने तरीके से, और इवन उसका सैंपल का साइज क्या है, किस तरीके सर्वे किया गया, क्या किया गया, तो उनकी चीजें इसलिए क्योंकि जैसे अगर मैं तो जिससे भी जैसे सुनता हूँ अफ्रीकन जैसे कॉन्टिनेंट में मेरे मित्र हैं कई जैसे, और अगर इंग्लैंड की बात करें वहां पर भी हैं, और अमेरिका में और हर जगह जहां मानता हूँ तो वहां पर एक तरह से यही देखने को मिलता है कि हमारा इंडिया जो है काफी हद तक मतलब बहुत हद तक उनसे मतलब है कि सेफ है। और उस तरीके से जिस तरीके से वो अपना आंकड़ा कुछ भी पेश करें, क्योंकि ज्यादातर ये मान के चले कि जैसे अब तो देखिए मीडिया हाउसेस जैसे वो बड़े बड़े हमारे खुद के अपने खुद के बन चुके हैं। उससे पहले से रॉबर्ट मर्डॉक है, तो उनका एक तरह से स्टार न्यूज था, तो स्टार न्यूज जो था वो उसमें जो दिखाता था उसी को एक तरह से मतलब मान लेते थे कि भाई ठीक है जो इसने बोला है ये पत्थर के लकीर है, और उसमें एक तरह से मतलब पेश करते थे। उस तरीके से गूगल है तो गूगल की बात करें या जैसे फेसबुक की बात करें, ये अपने तरीके से कहीं ना कहीं एक नैरेटिव चलाने का कार्य जरूर करते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं आंकड़े जो है उसमें कहीं ना कहीं छेड़छाड़ और खेलने का काम जो करते हैं, तो मैं पूरे तरीके से उसकी भर्त्सना और निंदा करता हूँ। इंडिया जो है नंबर 1 था पहले, आगे भी रहेगा, और एक दो चीजों में जैसे कुछ अगर कमी है तो सुधारने का कार्य हम सबको मिलकर के समाज के तौर पे हम सबको मिलकर के करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बताता हूँ 2015 में और जैसे मोदी सरकार आने के बाद में और एक कार्यक्रम था, और वो मैंने देखा था पूरे तरीके से, तो पानीपत में लॉन्च किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने सबने सुना है। तो उससे पहले क्या था कि जैसे मतलब कि जैसे कि जो रेशो सेक्स रेशो जो था मेल और मतलब लड़का और लड़की का, वो काफी मतलब वहां पर कम था, 800 कुछ था। और बाद में उसके बाद में जैसे कि ये योजना लॉन्च की गई और साथ में जब प्रोत्साहन देने का कार्य और जो चीजें की गई, उसके बाद आप यकीन माने कुछ बाजी जाकर के 900 से ऊपर जो है जाकर के, और मतलब कि 950 के आसपास मेरे ख्याल से, और जो सेक्स रेशो वहां तक पहुंच गया है। तो अपने आप देखिए अपने तरीके से जो अगर जैसे कि जागरूक सरकार हो, जागरूक जनता हो और समाज का पूरा अगर साथ हो,
तो हर तरीके से हर क्षेत्र में हर सेक्टर में जो है वो बढ़ाने का काम करना चाहिए, और कंधे से कंधा मिला के आज की नारी किसी से कम नहीं है। और देखिए, पुरुष हो गए नारी हो, मैं इस तरह की बातचीत में ही मतलब नहीं पड़ना चाहता, दोनों को बराबर होकर चलना चाहिए, क्योंकि देखते एक तरह से मतलब कि दोनों एक ही जैसे गाड़ी के दो पहिए की तरह काम करेंगे तो एक तरह से समाज जो है आगे जा पाएगा। और आज की नारी किसी से कम नहीं है, पुरुष जो है पुरुष के साथ में जो काम पुरुष करता है वो सब वो करते हैं उसके साथ, जैसे कि डिफेंस जैसे कि सर्विसेज हो गए, डिफेंस सर्विस हो गई, एयरफोर्स में हो गई, तो सभी में जैसे फाइटर पायलट हो गए, तो सब उस तरह की चीजें। और एक तरह से कोरी से कल्पना मात्र जैसे उनकी बोले या ढकोसला मात्र बोले या झूठ फरेब जो है उसकी एक तरह से रचना करके और आंकड़े कुछ पेश करते हैं, उसमें मैं बिल्कुल पूरी तरीके से उसको नकारता हूँ। और अभी देश जो है हमारा काफी आगे बढ़ रहा है और नारी भी काफी आगे बढ़ रही है और आगे इससे ज्यादा बढ़ेंगी, और पूरी तरीके से सरकार जो है वो भी इसके लिए कर रही है। और हमें समाज के नाते हम लोग जो बैठे हैं हम लोग भी आगे संदेश यही दें और हमें भी आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आपने कही। मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हम आपके पास आना चाहते हैं। साक्षरता की जहां तक बात है, इंडेक्स की बातों को अगर जो हम नकार भी दें तो फिर भी अपने देश के आंकड़े और डेनमार्क के आंकड़े को अलग अलग करके अगर जो देखें और एक तुलनात्मक रूप से करें अध्ययन, तो डेनमार्क की साक्षरता 99% है और हमारे देश की कुल साक्षरता 74.04% है। सवाल यहां पर यह है कि आखिर हम अभी पिछड़ रहे हैं, अभी साक्षरता में पिछड़े हैं, क्योंकि ये हमारे आंकड़े हैं, ये किसी सर्वे एजेंसी के आंकड़े नहीं हैं। सवाल यह है कि आखिर हम पिछड़ क्यों गए और क्या करना चाहिए। जी दो तीन बातें हैं, मैं शुरू से शुरू करता हूँ। पहली चीज ये कि जो सर्वे के आंकड़े हैं उसको हम भी नकारते हैं जी। दूसरी चीज आप देखिए, अभी भारत की जनता ने हरियाणा में एग्जिट पोल से सारे सर्वे नकार दिए हैं, तो जिनका सर्वे नकारने का काम भारत में भी कर रही है, इसलिए सर्वे पे मैं विश्वास नहीं करता। दूसरी चीज, मैं राजनीतिक पार्टियों से आपके चैनल के माध्यम से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि जैसे वो लोग जातिगत जनगणना के लिए कह रहे हैं, जितनी उसकी साझेदारी उसकी भागीदारी, ये चीज मुझे लगता है सर्वप्रथम महिलाओं के लिए कहनी चाहिए कि जितनी समाज में जिसकी भागीदारी उतनी ही उसकी साझेदारी। अगर ये राजनीतिक पार्टियां निर्णय ले लेंगी तो हम आपको इस डेटा पे फिर उसके बाद कभी भी डिस्कशन नहीं करना पड़ेगा। आज महिलाओं की भागीदारी कम है, इसलिए हम थोड़ा सा इन डेटा में दुनिया के कंपैरिजन में पीछे है, साक्षरता है, महिलाओं का रोजगार में समान अवसर है। तो अगर राजनीतिक पार्टियां आरक्षण छोड़ के महिलाओं और पुरुषों की बराबर भागीदारी पे बात करेंगी तो ये इंडेक्स और अच्छे दिखेंगे। अब हम आते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं। तो आप देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में जितने भी आवास मिल रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी की वजह से सिर्फ महिलाओं की नाम रजिस्ट्री हो रही है, उन्हें स्वावलंबी बनाया जा रहा है, उन्हें मकान मालिक बनाया जा रहा है। छोटी छोटी योजनाएं, जैसे शौचालय की योजना थी, ये ज्यादातर महिलाओं के लिए थी क्योंकि उन्हें घर से बाहर जाना पड़ता था, उनके लिए समस्या का कारण था। उसके बाद उज्ज्वला गैस योजना से उन्हें सिलेंडर पहुंचाने का मतलब ये था उनका जीवन थोड़ा बेहतर हो, हर घर जल पहुंच रहा है। उससे क्या है, महिलाओं को इन प्रक्रिया में समय कम व्यतीत करना पड़ता है, उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। 5 लाख का जो सरकार हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है वो इसीलिए दे रही है कि कोई महिला बीमारी से ग्रसित न रहे। आपने देखा होगा बहुत सी योजनाएं हैं, जब महिलाएं डिलीवरी के लिए जाती है तो उन्हें पोषण, आयरन के लिए और तत्वों के लिए सरकार पैसा देती है। तो ये सारी चीजें जो करी जा रही है, बहुत सी राज्य सरकारें जो है बच्चियों को, महिलाओं को पढ़ने के लिए फ्री में शिक्षा दे रही है, लैपटॉप देती है, साइकिल देती है। इस तरीके की योजनाएं जो है ना समाज को आगे बेहतर बनाने के लिए करी जा रही है। ये कोशिशें सिर्फ और सिर्फ इसमें करी जा रही है कि जो डेटा आज आप 74% कह रहे हो, ये हम भी अगले कुछ सालों में डेनमार्क की तरह 99% तक पहुंचे। लेकिन इसमें सबको अपनी भागीदारी करनी पड़ेगी, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे अर्बन हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे रूरल हो। और इन सब की भागीदारी समान रूप से कराने के लिए प्रशासन और राजनीतिक पार्टियों को महिलाओं और पुरुष को बराबर की भागीदारी देते हुए आगे बढ़ाना पड़ेगा। अपने राजनीतिक कारणों को छोड़ के देखना पड़ेगा। भारत सरकार ने जो 33% महिलाओं के लिए आरक्षण करा है वो एक लैंडमार्क जजमेंट साबित होगा जब से ये इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि आप देखोगे ना, जब महिलाओं की नुमाइंदगी बढ़ेगी तो उनका स्टार बढ़ता है। आज आप देखो महिलाओं की जो सेक्रेटरी है
और पुरुषों की जो क्रिकेट टीम है उसमें बराबर का पारिश्रमिक दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? इसलिए कि महिलाएं भी स्पोर्ट्स पे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो। हमारे लिए चाहे वो विदेश फोगाट हो, चाहे वो मनु भाकर हो, सबका बराबर का सम्मान है। पीटी उषा जी का भी उतना ही सम्मान है। इन सबका क्यों सम्मान है? इसी बात का कि इन्होंने एक उदाहरण पेश करा है। आज भारत ने एक दलित राष्ट्रपति को क्यों चुना है? महिलाओं के लिए वो एक उदाहरण है। जब महिलाएं देखती हैं कि हम भारत के सर्वोच्च पद पे है, उस पद पे है जिस पद के लिए प्रधानमंत्री जी को भी खड़े रहना पड़ता है जब राष्ट्रपति जी का आगमन होता है, तो महिलाओं के अंदर ये स्वावलंबी होने की एक प्रक्रिया आती है कि क्या हम लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते। इस तरीके से सरकार समाज में बहुत तरीके के कार्य कर रही है, लेकिन मीडिया को और राजनीतिक पार्टियों को इसमें बड़ा रोल अदा करना पड़ेगा। उनको आगे लेके आना पड़ेगा, उनकी अच्छी गतिविधियों को दिखाना पड़ेगा। और मैं आपसे, आपके चैनल से, आपके माध्यम से ये गुजारिश करूंगा कि अगर आप हफ्ते में एक प्रोग्राम आधे या 1 घंटे का सिर्फ महिलाओं की अच्छी गतिविधियों पे करें, जैसे प्रधानमंत्री जी ने ड्रोन दीदी पे करा था, उस तरीके की योजनाओं से जब लोग आगे बढ़ेंगे तो आपके माध्यम से भी लोग जानेंगे। महिलाओं की सफलता का डिस्कशन हो, भारत से एक स्टोरी कम से कम ऐसी हो जो जमीन से किसी महिला को दिखाए। जैसे सरकार ने पद्मश्री व पद्म विभूषण के लिए भी अब ऑनलाइन लिए है, तो अब आप देखिए आपको भारत की टॉप पर्सनैलिटी उसमें नहीं दिखती। अब जमीनी लोग दिखते जिन्हें ये सम्मान मिल रहा है, और इस सम्मान की वजह से लोग उस सम्मान से और जुड़ रहे हैं। तो हम सबको मिलकर इन इंडेक्सों के सहारे आगे बढ़ना पड़ेगा और इनको आधार बना के कुछ ऐसे करता रहना पड़ेगा कि जल्दी से जल्दी हम इन शहरों के और इन देशों के नजदीक पहुंचे। जी बिल्कुल। हम रमेश शर्मा जी के पास आना चाहेंगे। रमेश शर्मा जी, सवाल ये है कि गांव में देखा जाए, अक्सर ये देखा जाता है कि जब बच्चियां छोटी होती हैं तो स्कूल तो जाती हैं, लेकिन हाई स्कूल, इंटरमीडिएट के बाद ये रेशियो कम होता जाता है। अभी क्या और किया जाए कि इन्हें जो है, इनके गार्जियंस जो हैं, अगर गार्जियन सही आगे बढ़ाएंगे और आगे पढ़ने के लिए भेजेंगे तभी तो ये पढ़ पाएंगे, तो इनके गार्जियन को अवेयर अभी और कितना और किस तरह से किया जाए कि ये बच्चियों को भी पूरी तरह से ग्रेजुएट कराएं, पोस्ट ग्रेजुएट कराएं, अन्य अन्य क्षेत्रों में भेजें। ग्रामीण इलाकों की बात कर रहे हैं सर। देखिए, मोटे तौर पर सबसे पहले तो हमको शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत को समझना। एक शिक्षा वो है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है, अपना मानसिक बौद्धिक स्तर को बढ़ाकर उस आधार पर जीवन जीता है। और एक दूसरी शिक्षा वो होती है जो हम स्कूल में जाकर अपने सिर पर लटका करके नौकरी की कतार में लगते हैं। तो मैं सबसे पहले तो हमको इन दोनों चीजों में अंतर करना पड़ेगा। भारत की जो शिक्षा परंपरा रही है, जैसे थोड़ी देर के लिए मैं गाँव में हूँ, दादियों से और नानियों से जो बिस्तर पर सोते सोताल और 3 साल की उम्र में जो कहानियां सुनी हैं, उसमें जीवन जीने की जो रहती थी वो बहुत अद्भुत रहती थी। और जो कोई स्कूल कॉलेज में नहीं बताता कि अच्छा काम क्या है और बुरा काम क्या है। चिड़िया और कौवे की बातचीत में अगर किसने अच्छा किया है तो उसको लाभ क्या हुआ और कितना नुकसान किया है तो उसको हुआ है। अभी जो अंग्रेजों ने शिक्षा पद्धति लागू की, तो अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति जिस आधार पर हम 8वीं की बात कर रहे हैं, मैट्रिक की बात कर रहे हैं या ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, वो व्यक्तित्व का निर्माण नहीं करती, वो केवल नौकर बनाती है। और नौकर बनाने के साथ डिग्री लेकर के खड़ा होना। ठीक उसी प्रकार अब हमको ये विचार करना है कि महिला को एक आदर्श महिला बनना या उसको नौकरी के कतार में नौकर बनाना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। हमारे यहाँ की जो परंपरा रही है, महिला कहीं ना कहीं स्वामिनी रही है, घर की जो मालकिन रही है वो महिला रही है। संपत्ति की मालिक वो होती है, पुरुष संपत्ति का मालिक नहीं होता, वो घरवाली का घरवाला होता है अगर हम गांव की दृष्टि से देखें। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले तो हमको, मैं पढ़ने के स्कूल कॉलेज के विरुद्ध नहीं हूं, बिल्कुल खूब जाना चाहिए, लेकिन हमको इस सिद्धांत को भी समझना कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का निर्माण है। तो कुल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने ग्रेजुएशन किया है कि ग्रेजुएशन नहीं किया है। आप अगर देख लें, जिन लोगों ने भी दुनिया का इतिहास बदला है, वो आप अगर वो अंबानी को देख लें, वो बिरला जी को देख लें, वो टाटा जी को देख लें, वो कोई स्कूल कॉलेज नहीं गए हुए थे, वो बिना स्कूल कॉलेज गए हुए उन्होंने इतिहास को बदला। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले तो
शिक्षा में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य डिग्री देना ना होकर के शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए। और व्यक्तित्व का निर्माण जहां भी होता है, ये बहुत आवश्यक नहीं है कि वो स्कूल कॉलेज जाए। गांव में अगर आप देखेंगे, गांव की महिला कहने के लिए वो स्कूल कॉलेज नहीं जाती, लेकिन वो घर भी चलाती है, गृहस्थी चलाती है, सारे रिश्तेदारों को संभाल करके चलती है, वो खेती किसानी भी संभाल लेती है। शहर की महिला जो स्कूल कॉलेज जा रही है, उसे अपना आदमी नहीं संभल रहा, कितने तो तलाक के मुकदमे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो शिक्षा है, मेरी दृष्टि में शिक्षा में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। इस शिक्षा के पीछे लड़के लड़कियों को बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। हमको व्यक्तित्व निर्माण की तरफ ध्यान देना चाहिए। और आप देख लीजिए, कितने आधुनिक डिग्री वाले जितने हैं, उन सबके माता पिता वृद्धाश्रमों में ही रह रहे हैं। तो काय की शिक्षा है ये? तो कुल मिलाकर के इस शिक्षा के पीछे लड़कियां लगे, इस शिक्षा के पीछे लड़के लगे, मैं इस सिद्धांत के भी बिल्कुल अनुरूप नहीं हूं। व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। वो व्यक्तित्व का विकास कैसा हो? वो मानसिक भी हो, वो बौद्धिक भी हो, वो ज्ञान का भी हो, वो प्राण शक्ति का भी हो। ये जो 5 कोश है शरीर के, अन्न में कोश है, मनो में कोश है, ज्ञान में कोश है, प्राण में कोश है और आत्म में कोश है। तो प्रत्येक जो कोश है उसकी समृद्धि हो, उस आधार पर व्यक्तित्व का विकास होगा। तो मैं समझता हूं अभी जो सिस्टम चल रहा है, मैं समझता हूं वो सिस्टम ठीक चल रहा है। और इस तरह के सर्वे पर आकर के हमको अपना जीवन नहीं बदलना, हमको सबसे पहले तो ये चिंता करना है, वो लड़का हो या लड़की हो, वो उसकी आत्मनिर्भरता कैसे आए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, चींटी से लेकर हाथी तक जो बच्चों का परिवार का पालन होती है वो नारी करती है। चींटा जो है पुरुष है वो नहीं करता, कुत्ता भी जो है वो नहीं करता, कुतिया बच्चे को पालती है, हथनी बच्चे को पालती है, शेरनी बच्चे को पालती है, गृहस्थी का संचालन वही करती है। तो कुल मिलाकर के चींटी से लेकर हाथी तक सारे प्राणी आत्मनिर्भर हैं, अपनी रोटी खुद कमा लेते हैं, रहने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढ लेते हैं, जोड़ा मर्जी से बनाते हैं, संतान पैदा करके खाने कमाने लायक बना देते हैं। लेकिन इंसान को इन्हीं सब कामों के लिए सरकार की जरूरत, दूसरों की जरूरत, ये जो कहीं ना कहीं पराश्रय का भाव आ गया हमारे मन में, आज बहुत आवश्यकता है। और ये जो स्वावलंबी नागरिक बनाती है, वो महिला स्वावलंबी नागरिक बनाती है, वो स्कूल कॉलेज में पढ़कर के स्वावलंबी नागरिक नहीं बनाती। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, जिन लोगों ने भी इतिहास बदला है वो सारे के सारे वो बच्चे हैं जो माँ के पाले हुए हैं और वो स्कूल कॉलेज बिल्कुल नहीं गई। आप देखिए जीजाबाई ने क्या शिवाजी महाराज को बनाया है, जयवंती ने क्या राणा प्रताप को बनाया, नेपोलियन को देख लीजिए, बोनापार्ट को देख लीजिए, चंद्रगुप्त को देख लीजिए, पांडवों को देख लीजिए। जितने भी जो बच्चे बने हुए हैं वो सारे के सारे वो हैं जिनमें घर में शिक्षा ली। 300 साल पहले जन्मी है अहिल्याबाई। घर की शिक्षा के कारण आप देख लीजिए उनका निर्माण क्या, आत्मनिर्भर उन्होंने अपना राज्य बनाया था, स्वदेशी पर कितना जोर दिया था, इंडस्ट्रियां कैसी खड़ी हुई थी। 500 साल पहले दुर्गावती पैदा हुई है, कितने साल पहले गाई दिल्ली पैदा हुई है। तो कुल मिलाकर के हमको ये जो स्कूल कॉलेज के चक्कर में ना करके हमको कहीं ना कहीं सांस्कृतिक विचार अपना करना, अपनी संस्कृति के अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण करना, उस आधार पर नारी का निर्माण करना। जी उस आधार पर निर्माण करने के लिए आपने एक बात जरूर कही है कि आमूल चूल परिवर्तन होने चाहिए शिक्षा की व्यवस्था में। दिनेश सिंह जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, ये आमूल चूल परिवर्तन कैसे हो सकता है? सरकार के सामने और क्या समस्याएं खड़ी हो सकती हैं? जी देखिए कुशवाहा जी, देखिए अभी जैसे कि नारी बंधन अधिनियम जैसे लेके आए, तो उसमें जैसे प्रतिनिधि बनेंगे, मतलब 33% आरक्षण जब उनको मिलेगा तो अपने आप देखिए बहुत सारी चीजों में बदलाव आएंगे। दूसरा देखिए जैसे कि महिलाओं के प्रति जैसे अपराध की जैसे जहां तक बातें थी, तो उसमें देखिए महिला थानों की स्थापना करके और उसमें अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव उसका आएगा। और महिला जो जजेस होगी, अधिवक्ता होगी, तो उनके अपॉइंटमेंट करके उससे देखिए बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और दूसरा देखिए जैसे अभी बातचीत जैसे किसी भी तरह कुछ भी हम लोग बोले, भारत हमारा पहले से देखिए इस मामले में अग्रणी रहा है और अपने तरीके से मतलब पूरे तरीके जैसे कहते हैं कि ठीक है मतलब कि भेड़चाल पे चलने वाला काम हमने नहीं किया, हमने माइलस्टोन को सेटअप किया है। हमने खुद अपने तरीके से सारे विश्व को राह दिखाने काम किया है, उसको टॉर्च या लालटेन दिखाने का, रोशनी दिखाने का हमने काम किया। तो उस तरीके देखिए कि हमें इस तरह की आवश्यकता नहीं, हम लोग अपने तरीके थोड़ा बहुत ये कर सकते हैं कि मॉडर्न जो जमाना है उसके साथ में मतलब कि जैसे कदम से कदम मिला करके चल सके हैं, तो उतनी देखिए शिक्षा, हर तरह की शिक्षा देनी जरूरी है कि मतलब जैसे कि हमारी जो मतलब कि जैसे कि प्राचीन धरोहर है उसको भी संभाल कर सके। और जैसे कि आजकल एक वर्ड बहुत चल रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि जिस तरीके से मतलब हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें जैसे जिस तरीके से और ये धरती सौंपी,
उस तरीके से हम लोग आने वाली पीढ़ियों को सौंप सके। तो उस तरह की चीजों को लेकर देखिए कि उनको बोले कि पूरे तरह के जो संस्कार है वो भी दे सकें, जिसमें कि जैसे कि पूरे इस तरह की जो गलत है और इस तरह की जो खबरें आती है कि ठीक है मतलब जो मतलब है कि फर्ज जो माँ पे उनको छोड़ दिया गया, उनको मतलब नेग्लेक्ट कर दिया गया, उनकी देखरेख नहीं की गई, उसको भी देखें। उसके साथ साथ अपने आप को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और अपने आप को स्वावलंबी बना करके भारत को भी आगे लेने का काम करें। और उसमें देखिए सरकार के प्रति जैसे एक तरह से जैसे मैं समझता हूँ कि सरकार ने अभी आज की डेट में जो योजनाएं लाके मतलब खड़ी कर रखी हैं, तो उनका लाभ लेने वाला अगर हो तरीके से, तो उसमें कोई किस तरह की वजह से समस्या मुझे लगती नहीं है। और जैसे कि मैं एक नाम के साथ एक बताता हूँ, जैसे लिज्जत पापड़ा आपने नाम सुना होगा, तो वो एक तरह से महिला स्वयंसेवी संस्था ही है, स्वयंसेवी ग्रुप है, जो कि अपने तरीके सारी महिलाओं ने मिलकर करने काम किया है। अमूल है, अमूल में देखिए जाकर जो महिला जो है दूध देने का और उस तरह की चीजों को देने का काम करती है। इस तरह के जैसे कि नंदिनी जैसे है, वो भी इस तरीके से है, जैसे कि मतलब कि साउथ इंडिया की तरफ जैसे हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी मतलब बड़े ग्रुप हैं जो कि अपने तरीके से करने का काम करते हैं। और उस तरीके से आगे देखिए कोऑपरेटिव के माध्यम से, जैसे अगर ये चाहे अपने तरीके से अगर ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में अगर आती हैं, तो अपने आप को मजबूत करने के लिए कोऑपरेटिव बना के और इकट्ठे एक समूह बना करके, और सरकार की बहुत सारी योजना है, बैंक के पास आप लोग गए और जाकर के अगर बातचीत करेंगे तो देखिए 100% सरकार आपको आपके उत्थान के लिए, आपको बढ़ावा देने के लिए और पूरी तरह की संकल्पबद्ध है और अपने तरीके से पूरा काम करेगी। कोई भी सरकार हो चाहे, मतलब सिर्फ मैं भाजपा की सरकार की बात नहीं कर रहा, बैंक के पास आप जाके अप्रोच करके देखिए, जहां भी जैसे होगी तो सरकार को दिक्कत परेशानी कुछ अगर लगती है तो उसके ऊपर के अधिकारी से संपर्क करिए। लेकिन एक कदम देखिए आपको स्वयं उठाना पड़ेगा। अगर पीछे हिचकती रहेंगे तो आपको मतलब आगे उस तरीके से बढ़ने में देखिए समस्या आएंगी। तो एक कदम आगे खुद आप बढ़ाएंगे तो 2 कदम बढ़ाने के लिए आपको रास्ता अपने आप मिल जाएगा। और दूसरी चीजें जैसे मान के चलें कि जैसे कि किस तरीके से अमूलचूल परिवर्तन की बचत है, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक जो चीजें जो है, जैसे मॉडर्नाइजेशन को लेकर के बोले या जैसे उसमें बदलाव को लेकर के बोले या जैसे सेक्स रेशो बढ़ाने की बातचीत को लेकर बोले, क्योंकि देखिए उसमें पूरी तरह के जागरूक लोगों को किया गया था। तो जैसे बार बार क्या था कि पहले जैसे स्कैन करवा करके पता कर लेता था कि बेटे थे या बेटा है या बेटी है, तो हर किसी को क्या होती थी कि बेटा हो, तो उस चक्कर में भ्रूण हत्या जो होती थी, तो उसको लेकर के सरकार ने सख्त कदम उठाए और पूरे तरीके से करके और उसको आगे बढ़ाने का काम किया और समझाया कि बेटा और बेटी में देखिए कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है, बेटी बेचारी आपकी उतनी प्रिय है जितना बेटा है। तो आगे बढ़ाने का काम दोनों को करें, दोनों को समान समझे, दोनों ही आपके आंख के तारे हैं। तो इसलिए देखिए चीजें जहाँ बहुत ज्यादा बदलाव की आवश्यकता मुझे समझ में नहीं आती इस टाइम पे। जो चीजें हैं बिल्कुल पर्याप्त हैं, और आगे कुछ अगर बढ़ सके सरकार कुछ करे तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज देखिए एक कदम खुद आगे लेना पड़ेगा, कोऑपरेटिव के माध्यम से बोले या कम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से बोले, जैसे अभी जैसे कि रेजोल्यूशन मिल गया है उसको लेकर के बोले, कम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे कि आप कहीं भी जैसे पहुंच सकती हैं, तो उस तरह की चीजों लेकर के आगे बढ़ने का काम करें। और जो भी जैसे करें सबको पूरा समाज को पूरा लेकर के साथ में लेके चले, और समाज को भी साथ साथ देखिए उस तरीके से होना पड़ेगा कुछ वजह कि जैसे पूरे तरीके से जो भी जैसे आगे नारी बढ़ती दिखे, तो जो कुरीतियां जैसे मतलब बार बार जैसे कि जब पहले मतलब मैं इसमें मतलब बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन बोलना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं देखिए यौन शोषण और इस तरह की चीजों को लेकर के बार बार जैसे आती है, ये पूरा मतलब बहुत घिनौना एक कृत्य है। और पूरे तरीके से पूरा ऑफिस का पूरा स्ट्रक्चर या पूरे किसी ऑर्गेनाइजेशन का, पूरे किसी डिपार्टमेंट का या किसी मतलब जैसे कोई मंत्रालय जैसे जहाँ पर कहीं कुछ चल रहा है, तो ये सब चीजें बड़ी गलत हैं। इनको कहीं खत्म करने के लिए समाज को आगे लाना पड़ेगा और दोनों को एक ही नजर से देख करके जो जैसे जितनी योग्य है, एक किसी और चीज के पीछे नहीं, सिर्फ जितनी योग्य है उस हिसाब से आगे बढ़ सके उसका ध्यान देना पड़ेगा। और उसका हाथ से हाथ पकड़ के कदम से कदम मिला करके उसको बेचारे को साथ देने का कार्य करें, ना कि उसको कहीं ना कहीं पीछे डिरेल करने का काम या कहीं ना कहीं किसी और तरीके से लाभ लेने के चक्कर में उसको परेशान करने का काम, ये सब करना मैं गलत समझता हूँ। तो अपने तरीके से कि जो चीजें जैसे हैं तो महिलाओं को पूरे तरीके से सशक्त होकर रानी की झांसी बनके और अहिल्याबाई बनकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, और बढ़ के आगे समाज को साथ साथ लेके जाए। आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, तो आगे उसको पूरा करें और आगे जाकर के जितना बढ़ेंगे उसी तरीके से हमारी सबकी शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। मनीष अग्रवाल जी, अभी दिनेश सिंह जी कह रहे हैं कि हाँ, व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है उसको भी साथ लेकर के चलना चाहिए, बहुत ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत नहीं है। रमेश शर्मा जी कह रहे हैं कि व्यक्तित्व का विकास हो, ऐसी शिक्षा पद्धति होनी चाहिए तो जिससे कि सर्वांगीण विकास हो। क्या लगता है आपको इन दोनों विचारों में? इन दोनों विचारों के साथ मैं थोड़ा सा ये जोड़ना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा था ना, गांव में बच्चियां जो शिक्षा के लिए जाती हैं, हाई स्कूल इंटर के बाद उन्हें शिक्षा के साधन उपलब्ध नहीं होते, पढ़ना छोड़ देती है। तो मुझे लगता है शिक्षा में कुछ ऐसा बदलाव आना चाहिए कि बच्चों से ज्यादा उनकी माताओं और पिता को ये बताना चाहिए कि इनके लिए शिक्षा क्यों जरूरी है, क्योंकि भेजते तो वही है ना, उन्हीं की वजह से बच्चे पढ़ने आते हैं, उन्हीं की वजह से बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं। तो शिक्षा में ये परिवर्तन आना चाहिए कि उनको ये बताना चाहिए कि तुम ऐसे कौन से संसाधनों का
आज उपयोग नहीं कर पा रहे हो, जब तुम बच्चों को नहीं पढ़ाओगे तो उनको भी तुम वैसे ही बना रहे हो जैसे आज तुम दुनिया में अवेलेबल हो। तो हो सकता है इससे समाज में कुछ बदलाव आए, तो वो लोग जागरूक हो ना पढ़ाई करने के क्या नुकसान है और पढ़ाई करने के क्या फायदे हैं। ये पेरेंट्स को ज्यादा बताना चाहिए। जब पेरेंट्स की नॉलेज बढ़ेगी तो बच्चों का अपने आप विकास होगा और बच्चों का स्कूल आना पड़ेगा। दूसरी चीज, मैं रविंद्र जी की बात का थोड़ा सा समर्थन करता हूँ कि आज की सरकार जो राजनीति के बाद सांस्कृतिक विकास कर रही है वो भारत में बहुत जरूरी है। तो पिछले कुछ सालों में खत्म हो गया था। लोग अपने तीज त्योहारों को, संस्कृति को, रिवाजों को लोगों ने जानना ही बंद कर दिया था। बच्चों को यही नहीं मालूम था कि भगवान राम कौन है, श्री कृष्ण कौन है। आप उनके आदर्शों को जानोगे, आप रानी लक्ष्मीबाई को जानोगे, तब तो आप ये जानोगे कि उनका क्या योगदान था, कांग्रेस का क्या योगदान था भारत को आजाद कराने में, जो मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई का योगदान था। लेकिन आज के समाज में लोग क्या जानते हैं कि इन राजनीतिक पार्टियों ने ही देश को आजाद कराया। सांस्कृतिक धरोहर को वापस लाना है, संस्कृति को जागृत करना है, हिस्ट्री को लोगों तक पहुंचाना है, भारत की जो वेद है, जो ज्ञान के स्रोत है, उनको लोगों तक ले जाना है। पेपर्स में ऐसे आर्टिकल्स आने चाहिए, चैनल के प्रोग्राम्स आने चाहिए, बुक सिलेबस में ये ऐड होना चाहिए कि कौन हमारे महान लोग थे जिन्होंने इस देश में क्या ऐसा करा। हो सकता है आप शुरू में कोशिश करने के लिए इसमें महिलाओं के परिपेक्ष को ज्यादा आगे रखो, क्योंकि उनको थोड़ा सा आपको ज्यादा आगे बढ़ाना है। लेकिन लोगों को अपनी संस्कृति, विरासत के बारे में जानना पड़ेगा। आज आरएसएस ने अपने 5 प्रमुख इदारे जो 100 साल के पूर्ण होने पे वो कर रहे हैं, उसमें वृद्धाश्रम को लिया है कि वृद्धाश्रम में हिंदू इतने लोग भारत में क्यों जा रहे हैं, क्या ऐसा कारण है, क्यों बच्चे विमुख हो रहे हैं। तो ये सब सांस्कृतिक विकास समरसता लाके हमें लोगों को देखना होगा कि कैसे ये हो रहा है, तभी सबका विकास होगा, तभी सब समान रूप से आगे बढ़ेंगे। आप अपनी राजनीति के कारण सांस्कृतिक इतिहास को, सांस्कृतिक धरोहरों को भूलते जा रहे हो। लोगों को दिवाली, दशहरा ऐसे त्योहारों का महत्व समझाना पड़ेगा। ये छुट्टियों के आयोजन नहीं है, 15 अगस्त, 26 जनवरी छुट्टी के लिए आयोजन नहीं होता। आपको ये जानना पड़ेगा कि इसमें देश की क्या सहभागिता है। और मुझे लगता है जब सांस्कृतिक विकास होगा तो आधुनिक विकास भी साथ साथ होगा और देश एक नई ऊंचाई पे पहुंचेगा, जिसमें महिलाओं की पूरी कम से कम जितनी जिम्मेदारी उतनी भागीदारी तो जरूर होगी। जी बिल्कुल, महिलाओं को आगे करना होगा। इससे महिलाओं को आगे करने से देश की प्रगति सुनिश्चित होगी। ये पुरातन काल से चला आ रहा है कि महिलाएं आगे हैं और इन्हें और अब आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। समय नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो महिला सुरक्षा, विश्व और भारत, विश्व की क्या स्थिति है आंकड़ों से तो दर्शाया जा सकता है, लेकिन भारत का जो मूल चीज है वो शिक्षा, वो नहीं दर्शाया जा सकता आंकड़ों में। जो व्यक्तित्व के विकास में सहभागी होता है उसको नहीं आंकड़ों में समाया जा सकता। इसलिए आंकड़े आते हैं और वो आधुनिकता के आधार पे होते हैं, सांस्कृतिक आधार पे नहीं होते। और हमारा तो भारत ही सांस्कृतिक आधार पर विश्व गुरु बनने की ओर है। ऐसे में इन आंकड़ों की विश्वसनीयता गौण हो जाती है। सवाल यह है कि भले ही आंकड़े कुछ भी कहें, लेकिन अगर महिलाओं की स्थिति को और भारत में सुदृढ़ करना है तो महिलाओं को आगे लाना होगा। उन मां बाप को अपनी बच्चियों को और ज्यादा शिक्षित करना होगा। व्यक्तित्व के विकास की बातें उनसे कहानियों के माध्यम से संचालित करनी होंगी। और साथ ही साथ सरकार की तमाम योजनाएं तो आ रही हैं, आप उन्हें पढ़ा सकते हैं। निःशुल्क शिक्षा देने की बात तो सरकार कर ही रही है। बस आगे तो बढ़िए, आप आगे बढ़िए। सरकार आपके साथ है, लोग आपके साथ हैं, बस थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है और यह हिम्मत आपको ही दिखानी है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।